नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2005 यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बहुत अच्छी तैयारी करके ए प्लस ग्रेड लेके आए। इस वीडियो में मैं आज आपको सब्जेक्ट कोड 2005 की यूनिट 3 जो कि फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, उस पर कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। ये वीडियो संभवतः 45 से 50 मिनट का होना चाहिए। आप इसको शुरू से आखिर तक देखेंगे तब आपको बहुत सी बातें समझ में आएंगी और आगे जो हम संख्यात्मक प्रश्न करेंगे न्यूमेरिकल्स, उनको करने में आपको हेल्प मिलेगी। इसमें मैं पूरी थ्योरी समझा रहा हूँ फ्रिक्शन की। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको समझाया जा रहा है। आप ध्यान से सुने। कोई चीज नोट करनी हो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। सबसे पहला बिंदु जो है वो है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। इस पे 2002, 2007, 2006 में क्वेश्चन आ चुका है। मतलब क्वेश्चन कैसा होता है, घर्षण को समझाइए। अब फ्रिक्शन को कैसे समझाए जरा ध्यान से देखिएगा, मैं बोल के सुना रहा हूँ। जब कोई पिंड किसी अन्य पिंड पर गति करने अथवा सरकने का प्रयास करे तो इनके संपर्क बिंदु पर एक स्पर्शीय प्रतिरोधी बल इसका विरोध करता है। इसी को घर्षण बल कहते हैं। यानी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर स्लाइड करने की कोशिश करे, सरकने की कोशिश करे तो उसका विरोध होगा, और जो ये विरोध करता है उसको घर्षण बल कहते हैं। इंग्लिश में लिख रहा हूँ, व्हेन ए बॉडी टेंड्स टू मूव or slide over another body, then it is opposed by a tangential resisting force at the point of contact of the two bodies. This resisting force is called as frictional force. ये अगर कभी परीक्षा में आता है, घर्षण की परिभाषा दीजिए और आपने अगर ये लिख दिया इतना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। दूसरा, घर्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ये भी आपके 2009 में आया हुआ है। घर्षण के प्रकार देखिए, घर्षण जो है 3 प्रकार के होते हैं। स्थैतिक घर्षण जिसे कहते हैं इंग्लिश में स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर सीमांत या चरम घर्षण जिसे कहते हैं लिमिटिंग और अल्टीमेट फ्रिक्शन, फिर होता है गतिक घर्षण जिसे कहते हैं डायनामिक फ्रिक्शन। 3 तरह के ये घर्षण होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो घर्षण बल होता है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, वो ये सीमांत या चरम घर्षण है। आगे देखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि स्थैतिक घर्षण, वो था ना पहले प्रकार वाला। जब दो पिंड परस्पर स्पर्श करते हैं, जब दो पिंड परस्पर स्पर्श करते हुए साम्यावस्था में हो, तब उत्पन्न घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाता है। देखिए, इस वक्त वस्तु पिंड, वो जो दो वस्तु आपस में संपर्क में है ना, तो अभी उनके मध्य में कोई मोशन होने की स्थिति नहीं आई है, सामान्य अवस्था में पड़े हैं। जैसे कोई कार या मोटरसाइकिल या कोई बड़ा वाहन किसी मिट्टी वाली जगह पर फंसा पड़ा हो और उस समय अगर उसको कोई धक्का लगाए हाथ से और वो चले ना, तो वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब वो इतना धक्का लगाए कि बस वो चलने ही वाला हो, उसको बोलते हैं लिमिटिंग। और जब वो चलना शुरू हो जाए, गति आ जाए, तो होता है डायनामिक। तो ये हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। जब दो पिंड परस्पर स्पर्श करते हुए
साम्य अवस्था में तो है, यानी है तो वो इक्विलिब्रियम है, लेकिन अभी वो गति आरंभ होने की स्थिति में नहीं है। फिर बोल रहा हूं, जब दो पिंड परस्पर स्पर्श करते हुए साम्य अवस्था में हो तब उत्पन्न घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाता है। इंग्लिश में, इट इज दैट फ्रिक्शन which is developed when two bodies under contact are in equilibrium. अब आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब दो पिंड परस्पर स्पर्श करते हुए साम्य अवस्था में इस प्रकार हो कि एक पिंड दूसरे पर सरकने की स्थिति में हो, इस स्थिति में घर्षण सीमांत घर्षण कहलाता है। इट इज दैट फ्रिक्शन which is developed when two bodies under contact are in equilibrium, such that one body is just on the verge of move or slide over the another. आपको जब कभी भी स्टैटिक और लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में ये और ये लिखते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले ये इंग्लिश वाला ये लिखते हैं, यू विल गेट फुल मार्क्स। आगे देखिएगा। अब आता है तीसरा, डायनामिक फ्रिक्शन। जब एक पिंड दूसरे पिंड पर स्पर्शीय फिसल रहा हो तब उत्पन्न घर्षण बल गतिक घर्षण कहलाता है। इट इज दैट फ्रिक्शन विच इज डेवलप्ड व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स अबव एंड अनदर बॉडी टेंजेंशियली। अब देखिएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और सबसे छोटा होता है डायनामिक फ्रिक्शन। यानी कि गति होने के बाद में फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है, या ये कहो डायनामिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये आप याद रखें, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है एमसीक्यू के अंदर। तीसरा पॉइंट देखिएगा, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के बारे में समझेंगे। व्हाट इज लिमिटिंग इक्विलिब्रियम? सीमांत साम्य अवस्था क्या होती है? देखिएगा, ये एक कोई जगह है जिस पे कोई चीज पड़ी हुई है और उस पे ये वजन रखा हुआ है, ये कोई पिंड कह दो, बॉडी कह दो, जिसका वजन कितना है? डब्ल्यू। अब देख रहे हैं, ये जो पिंड है, ये जो बॉडी है, इसका वेट डब्ल्यू। ये समझ होगा, ये तो है जमीन। इस जमीन पे कोई टेबल रखी हुई है और टेबल पर ये कोई बॉडी रखी हुई है, कोई वजन रखा हुआ है। अब हम इस बॉडी को इस टेबल पर मूव कराना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी भी मूवमेंट होना शुरू नहीं होगा, बस मूवमेंट होने की स्थिति आएगी, यानी कि मूवमेंट होने ही वाला है, वो चीज आएगी। है तो साम्य अवस्था। ये वो फोर्स है पी, जिसको अप्लाई करने से ये बॉडी इस टेबल पर सरकने ही वाली है। अभी सरकी नहीं है, सरकने वाली है, जस्ट टू स्लाइड। अब अगर आप इधर बल लगाते हैं, इधर फोर्स लगाते हैं, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है। ये देखिएगा, एफ का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल। ये क्या है? अप्लाइड फोर्स। आपने इस बॉडी को सरकाने के लिए ये बल लगाया, और इतना लगाया कि ये बॉडी सरकने ही वाली है। उस वक्त जो घर्षण बल होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो उसके ऑपोजिट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जिस सतह पे ये बॉडी रखी है उसके पैरेलल होता है। जैसे ये देखिएगा, हॉरिजॉन्टल है तो ये हॉरिजॉन्टल होगा। बेशक अगर ये फोर्स तिरछा भी होता, अगर ये पी फोर्स में नहीं है, हॉरिजॉन्टल बताया है, ये अगर तिरछा भी होता तभी एफ तो हमेशा ऐसे ही होता, इस प्लेन के पैरेलल। लेकिन एफ की जो डायरेक्शन होती है ना, वो जिधर बॉडी गति करने वाली होती है, जिधर स्लाइड करने वाली होती है, उसके ऑपोजिट होता है। ओके, अब क्या देखिएगा, ये तो पी फोर्स जो आपने लगाया बॉडी को चलाने के लिए, यानी जस्ट चलने वाली हो जाए उसके लिए,
W है उस बॉडी का वजन। इस P और इस W का जो रिजल्टेंट है, परिणामी बल, वो ये R डैश है। R डैश इज रिजल्टेंट ऑफ P एंड W, यानी इन दो बलों का परिणामी बल है ये R डैश। अब आप जानते हैं प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। देयर इज ऑलवेज रिएक्शन टू एवरी एक्शन। ये जो R डैश है, P और W का रिजल्टेंट, उसके ऑपोजिट ये S है। ऑपोजिट मतलब एग्जैक्टली 180 डिग्री पे। यानी आप देखो ये जो लाइन है ये वाली, इसी को मैंने पीछे बढ़ा दिया है। दिशा कैसी होगी? ये है इधर डाउनवर्ड और वो है ऊपर अपवर्ड। अब जैसे इस R डैश के ये दो कंपोनेंट है P और W, देखिए P और W का रिजल्टेंट R डैश है, या यूं कहें कि R डैश के ये दो कंपोनेंट है इन दो डायरेक्शन के अंदर। उसी तरह से ये जो S है, S, जो कि इसे कहेंगे, तो मैंने नाम दिया बाकायदा S को, प्रतिक्रियात्मक। यानी कि ये जो रिजल्टेंट है P और W का R डैश, उसकी प्रतिक्रिया है, उसकी रिएक्शन है S। जैसे R डैश के ये दो कंपोनेंट है P और W, वैसे ही S के दो कंपोनेंट हो गए ये F और R। R को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। R का नाम होता है अविलंब प्रतिक्रिया। ये जो R है ना, ये R, इसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा ये। दिस रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे अभी इस सतह पर ये वस्तु रखी हुई है, इसके साथ में जो R की डायरेक्शन होगी वो हमेशा 90 डिग्री होगी। ये एंगल 90 बनेगा, ये वाला एंगल 90 होगा। अगर सतह तिरछी होती, जैसे मान लीजिए ये कोई सतह होती इस प्रकार की और ये बॉडी होती, वजन तो हमेशा नीचे लगेगा, बॉडी का वजन तो नीचे होता है, पर जो R होगा ना इस बार, वो इस सरफेस के जिसपे बॉडी टिकी हुई है उसके साथ नॉर्मल होगी। हम इस बात का ध्यान रखना। ये नॉर्मल रिएक्शन जो होती है ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ सरफेस चूंकि खुद हॉरिजॉन्टल है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल हो गए। और ये है फ्रिक्शन। जैसे P और W का रिजल्टेंट R डैश है, यही F और R का रिजल्टेंट S है। या यूं कहें कि S के दो कंपोनेंट है, एक R और एक F। F कंपोनेंट कैसा है? इस सरफेस के पैरेलल और जिधर गति होने वाली है उसके ऑपोजिट। R कैसा है? इस सरफेस के नॉर्मल। ये जो आप देख रहे हैं सारा, ये आपका कहलाता है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, सीमांत साम्यावस्था। अब देखिएगा यहाँ एक और आपको बता रहा हूं मैं। ये जो नॉर्मल रिएक्शन होती है R, और ये जो प्रतिक्रिया है रिएक्शन S, जो कि R डैश के बराबर और विपरीत है, उसके बीच के एंगल को कहते हैं लैम्डा। लैम्डा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन टू द रिएक्टिव फोर्स। ये लिखा था रिएक्टिव फोर्स S, इसके बीच के एंगल को कहते हैं अपन लैम्डा। और इसे कहते हैं हिंदी में घर्षण कोण या एंगल ऑफ फ्रिक्शन। याद रखिएगा। अगर आपको सीमांत साम्यावस्था के बारे में समझाने को कहा जाए परीक्षा में, तो आप इस तरह से एक छोटा सा फिगर बना के ये लिख दें कि P क्रियाशील बल एक्टिव फोर्स, W भार वेट, R डैश P और W का रिजल्टेंट यानी परिणामी, S प्रतिक्रियात्मक, ठीक है ना, ये रिएक्टिव फोर्स इसको कहते हैं, R नॉर्मल रिएक्शन। ये देखो मैंने सारा समझाया यहाँ पर। R का मतलब नॉर्मल रिएक्शन, अविलंब प्रतिक्रिया। यह S का वह घटक है जो संपर्क सतह की अविलंब है। यानी ये जो R है, इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ S विच इज नॉर्मल टू कॉन्टेक्ट सरफेस। F फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल। और ये क्या है? F क्या है? यह S का वह घटक है तो सतह के समांतर है। इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ S
विच इज पैरेलल टू कॉन्टेक्ट सरफेस। आर हमेशा डब्ल्यू के बराबर होगा जो हमने फिगर बनाया, एफ हमेशा पी के बराबर होगा। ये जो मैंने फिगर बनाया है जिसमें फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल, इसमें जो एफ है, अगर मैं सिग्मा एच बराबर 0 करूंगा तो एफ बराबर पी आ जाएगा, और जब सिग्मा वी बराबर 0 करूंगा तो आर बराबर डब्ल्यू आ जाएगा। ये इस फिगर के लिए हो, हमेशा नहीं, इस फिगर के लिए। जो जो फिगर बदलेंगे उसके हिसाब से अपनी चीजें बदलती रहेंगी, पर मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बताई है ताकि आपको ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मामला समझ में आ जाए। जब कभी सीमांत साम्यावस्था पे प्रश्न आता है, आपको ये फिगर बनाना है, ये बातें लिखनी है, प्लस ये भी लिखना है जो मैंने आपको लिख के दिया है। आर का मतलब क्या, ये मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लिख के दे दिया है। एफ का मतलब क्या, मैंने हिंदी में इंग्लिश लिख दिया है। और ये साम्यावस्था के अंदर आर इक्वल टू डब्ल्यू और एफ इक्वल टू पी। एफ क्या है, एफ इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ सीमांत घर्षण है, जिसके बारे में आपसे पूछा गया था। अभी वही चल रहा है, मैंने आपको बताया था अभी, घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसे लैम्डा कहते हैं। और ये किसके बीच में होता है, अभी बताया मैंने आपको फिगर के अंदर, लैम्डा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड वो जो प्रतिक्रियात्मक होता था, जो आर डैश का ऑपोजिट होता था ना, एस। एस और आर के बीच का एंगल जो है वो लैम्डा है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण कोण। अब चौथा पॉइंट, ये सारे जो आपको मैं पॉइंट समझा रहा हूं, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये सब कुछ आपके सिलेबस के हिसाब से है। घर्षण गुणांक। अच्छा, एक और बात बता दूं, कभी कभी कुछ बातें ऐसी भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं जो आपको लगता है कि सिलेबस में नहीं, पर होती वो सिलेबस में है। मैंने 2022 का पेपर सॉल्व किया है, आपको यूट्यूब पर मेरा वीडियो मिल जाएगा, उसमें देखेंगे तो उसमें भी ऐसी कुछ बातें हैं जो सिलेबस में दिख नहीं रही लेकिन आपके कोर्स में है। आप जरूर मेरा वो वीडियो देखिएगा। मैंने फ्रिक्शन पे एक वीडियो बनाया जिसमें कंप्लीट वो सारे क्वेश्चन किए हैं जो 2022 के पेपर में आए थे, जिसमें थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल, मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं, उसको जरूर देखिए आप। हाँ, घर्षण गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, आपके पास ये फिगर है, मैंने आपको बताया था ये वाला, ये देखिएगा, अभी समझा आपको मैंने। ये एफ एक्चुअली ये एक रेक्टेंगल बन गया है। एफ घर्षण बल है, आर नॉर्मल रिएक्शन है, और एस प्रतिक्रिया है। अच्छा, किसी भी आयत के अंदर आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, अगर ये एफ है तो ये भी एफ होगा। अभी देखो जरा ट्राइंगल, एफ आर एस लेमडा, ये मैंने यहां बनाया है, सेम वही फिगर, एफ आर एस लेमडा। अब लेमडा जो है एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, और आप जानते हैं ना, क्लास 9 में पढ़ा होगा साइन कॉस टेन वगैरह। न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल की जो सामने की साइड होती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर यानी कि लंब। जो समकोण होता है राइट एंगल, उसके सामने की साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस यानी कर्ण। ये तो है लंब, ये कर्ण, और ये है आधार। अब देखिए एफ अपॉन आर, एफ अपॉन आर, लंब बटा आधार, ये होता है टेन, यानी कि टेन लैम्डा। एफ अपॉन आर इक्वल टू टेन, और आप जानते हैं ना टेन लैम्डा को म्यू कहते हैं। घर्षण कोण यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है लैम्डा, उसको हम टेंजेंट लें उसको म्यू बोलते हैं। ये देखिएगा रिलेशन बिटवीन म्यू एंड लैम्डा, म्यू इज इक्वल टू टेन लैम्डा होता है। अगर लैम्डा घर्षण कोण है तो टेन लैम्डा को घर्षण गुणांक कहते हैं। एफ अपॉन आर इज इक्वल टू टेन लैम्डा, ठीक है। अब एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा म्यू इंटू आर, एफ हो जाएगा म्यू इंटू आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारे जो न्यूमेरिकल्स करेंगे ना उसमें इसका यूज होगा। एफ इज इक्वल टू, ये ऑब्जेक्टिव आता है कई बार एमसीक्यू के अंदर कि घर्षण बल, घर्षण गुणांक और अभिलंब प्रतिक्रिया का संबंध क्या होता है। एफ इज इक्वल टू म्यू आर, म्यू क्या है, घर्षण गुणांक, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिएगा पांचवा पॉइंट, एंगल ऑफ रिपोज, विश्राम कोण। विश्राम कोण
इसका मीनिंग समझ लो आप। जैसे ये एक तिरछा तल है, इट इज एन इंक्लाइन प्लेन। ये मैं अपना पेन यहाँ रख देता हूँ, ये इंक्लाइन प्लेन है। इस प्लेन के ऊपर हमने एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है। मैं ये जो एंगल है अभी जिसको मैं अल्फा कह रहा हूँ, इस एंगल को एडजस्ट कर सकता हूँ, कभी एंगल कम कभी एंगल ज्यादा। जैसे अभी हमने शुरुआत में एंगल को ऐसा रखा 0, वो बॉडी यहाँ रखी हुई है, बॉडी अपना आप तो चलेगी नहीं। अब मैंने एंगल क्या किया, थोड़ा बढ़ाया, बॉडी रखी हुई है, अभी बॉडी चली नहीं है, स्लाइड नहीं हुई है। लेकिन जब मैंने एंगल ये कर दिया इतना, अब ये बॉडी जस्ट ट्राई टू स्लाइड डाउन अपने खुद के वजन के कारण। ये जो सरफेस है इंक्लाइन प्लेन, तिरछा सरफेस, इस पे ये बॉडी रखी हुई है। हमने एंगल बढ़ाते बढ़ाते इतना कर दिया अल्फा, अल्फा की वो वैल्यू जिस समय ये बॉडी अपने खुद के भार के कारण नीचे सरकने की स्थिति में आ जाए। बॉडी जस्ट ट्राई टू स्लाइड डाउन अंडर इट्स ओन वेट। ऐसा जिस एंगल पर होता है उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। और आप अच्छी तरह समझिएगा, ये जो अल्फा एंगल है ये हमेशा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता था, घर्षण कोण, याद कीजिएगा, लैम्डा, tan लैम्डा हमने म्यू बताया था। तो ये लैम्डा जो है ये घर्षण कोण है, और ये रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज यानी कि विश्राम कोण है। और साम्य अवस्था में विश्राम कोण हमेशा घर्षण कोण के बराबर होता है। ये हम बाद में प्रूव करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है। ये क्यों काम का है, आपको कई बार प्रश्न में म्यू की वैल्यू देते नहीं है, यानी कि घर्षण गुणांक की वैल्यू आपको मिलती नहीं है, लेकिन हाँ आपको घर्षण कोण मिल जाता है, यानी आपको लैम्डा मिल जाता है। बल्कि लैम्डा भी सीधे नहीं मिलता, आपको ये अल्फा मिल जाता है। आपको कहा जाता है कि जब ये जो तिरछा सरफेस है ये हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री एंगल बनाता है, कितना, कुछ भी हो सकता है, मतलब 15 एग्जाम्पल है, 15 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 30 भी हो सकता है। मैंने अपनी ओर से 15 बोल दिया। जब एंगल 15 डिग्री होता है हॉरिजॉन्टल से इस सरफेस का, उस समय सरफेस पर रखी बॉडी अपने खुद के वजन के कारण नीचे सरकने लग की स्थिति में आ जाती है। ये जो अल्फा एंगल है यानी कि एंगल ऑफ रिपोज, यही तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो लैम्डा मिल गया अल्फा के बराबर, और लैम्डा का जब आप 10 लोगे तो वो म्यू आ जाएगा, यानी कि घर्षण गुणांक, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। ध्यान रखें इस चीज को। देखिए मैंने समझाया अल्फा को, समतल का क्षैतिज से वह कोण जिस पर पिंड अपने स्वयं के भार के कारण बिना किसी बाह्य बल के, हमने कोई धक्का नहीं दिया बॉडी के नीचे, ये बॉडी अपने आप नीचे आ रही है, बिना किसी बाह्य बल के नीचे सरकने की स्थिति में आ जाए, वो जो एंगल होता है सरफेस का हॉरिजॉन्टल, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। देखिए मैंने इसको इंग्लिश में भी लिखा है, मैं दोनों मीडियम के बच्चों का ध्यान रखता हूँ ना, इसलिए देखिएगा। ये एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन है इंग्लिश में, इट इज दैट एंगल of an inclined plane with horizontal at which the body on it is just on the verge of slide down due to its own weight, that is without any external force। बिना किसी बाह्य बल के वो बॉडी अपने खुद के भार के कारण नीचे सरकने की स्थिति में आ जाती है, और वो जो एंगल है अल्फा वो लैम्डा के बराबर होता है, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके बन सकता है कि भाई एंगल ऑफ रिपोज को समझाइए, एक्सप्लेन एंगल ऑफ रिपोज। तब आपको ये फिगर बना देना है। थोड़ा सा समझा देता हूँ फिगर को। देखिए तिरछा तल है, ये बॉडी है, बॉडी का वजन तो हमेशा नीचे एक्ट कर रहा है, वर्टिकल वजन हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड ही होता है। अच्छा, जब बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करने वाली होगी तो फ्रिक्शन किधर होगा, ऊपर,
तो देखिए ऊपर की ओर ये मैं यहाँ दिखाया, मैं इसको यहाँ भी दिखा सकता था, लेकिन मैं नॉर्मली यहाँ दिखाता हूँ। एफ ऊपर की ओर हो गया। आर नॉर्मल रिएक्शन, ये हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है जिसपे बॉडी टिकी है। बॉडी टिकी इस इंक्लाइन सरफेस पर, इस पर आर इसके साथ में 90 डिग्री है, यानी ये एंगल जो है ये वाला, ये 90 डिग्री है। अब क्या है कि जब कभी कोई सरफेस इंक्लाइंड होता है ना, तो हम कभी भी सिग्मा एच सिग्मा वी बराबर 0 नहीं करते हैं। हम इक्विलिब्रियम को कंसीडर करते हैं एक तो सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि डायरेक्शन में आर है, और एक सरफेस के पैरेलल, जिसके मतलब वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में ये फ्रिक्शनल फोर्स है। तो देखिएगा ये जो W है ना, ये W जो कि एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड है, हमने इसके दो कंपोनेंट कर दिए। एक कंपोनेंट W का ऐसा होगा R के ऑपोजिट, इस R के ऑपोजिट, एक होगा इस F के ऑपोजिट। तो आप देखेंगे ज्योमेट्री से, अगर ये एंगल अल्फा है तो बाई ज्योमेट्री ये एंगल भी अल्फा होगा। क्यों, समझिए। ये एंगल अल्फा है, ये 90 है, ये एंगल क्या हो गया, यहां से यहां तक 90 माइनस अल्फा। किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण अल्फा हो, एक कोण समकोण होता है, तो बाकी जो तीसरा कोण वो होता है 90 माइनस अल्फा। अब देखिएगा इसके साथ में ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा एंगल 90 है, ये पूरा यहां से यहां तक 90 है। और उसमें से ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये वाला, अभी बताया मैंने, ये 90 माइनस अल्फा है। देखो ये 90, ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, और ये चूंकि पूरा 90 है इसलिए वापस ये अल्फा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये एंगल अल्फा है ये वाला। जैसे ये एंगल 15 डिग्री है, ये भी 15 हो जाएगा। अब जिस डायरेक्शन के अंदर हमको कंपोनेंट चाहिए और उसी का एंगल आपको दे रखा है अल्फा, तो उधर कंपोनेंट होगा W cos अल्फा। ये अपन यूनिट 1 में सीख चुके हैं, यूनिट 2 में सॉरी। ये जो W दिख रहा है, इसका जिस दिशा से एंगल अल्फा दे रखा है उसमें कंपोनेंट आता है cos। तो ये जो कंपोनेंट ये W cos अल्फा हो जाएगा। और दूसरा जो इसके नॉर्मल है, किसके, W cos अल्फा के नॉर्मल, यानी ये हो जाएगा W sin अल्फा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जिस दिशा से कोण आपको पता है उसमें cos आता है, उसके नॉर्मल sin आता है। ये हो जाएगा W cos अल्फा, ये हो जाएगा W sin अल्फा। देखिए काम तो हम यही कर देते हैं, हालांकि बाद में कभी आपको वीडियो मिल जाएगा, ये देखिएगा, ध्यान से देखो। R इज इक्वल टू W cos अल्फा हो गया, बैलेंस कर। अब W खत्म हो गया भाई, W की जगह दो कंपोनेंट है। जब हमने W के दो कंपोनेंट W cos अल्फा W sin अल्फा ले लिया, अब W को मीनिंग नहीं है, अब W को भूल जाओ। अब चार फोर्स है, R किसको अपोज कर रहा है, W cos अल्फा को। देखिए R और W cos अल्फा, देखिए R बराबर W cos अल्फा और F बराबर W sin अल्फा, बैलेंस करने के लिए। अब आप क्या करो, एक इक्वेशन के अंदर दो का भाग लगाओ, 1 को 2 से डिवाइड करो, इसमें इसका भाग लगाएंगे, तो इसमें इसका भाग लग जाएगा F अपॉन R। F में R का भाग लग गया, W W कैंसिल हो जाएंगे, और साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा क्या होता है, tan अल्फा। अब आप जानते हैं ना, मैंने बताया था F इज इक्वल टू म्यू आर होता था। तो बताइए F अपॉन आर क्या हो जाएगा, आर इधर आ जाएगा, तो F अपॉन आर हो जाएगा आपका म्यू। तो इसको मैं म्यू लिख दूं, म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा। परंतु भाई म्यू तो हम tan लैम्डा कहते हैं, ये घर्षण कोण है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। म्यू को लिख दिया tan लैम्डा, तो tan लैम्डा इज इक्वल टू tan अल्फा। अगर tan लैम्डा इज इक्वल टू tan अल्फा है तो लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा भाग नहीं हुआ, ये प्रूव हो गया। आ सकता है प्रूव करने के लिए एग्जाम में, ये क्वेश्चन 8 नंबर का भी आ सकता है और 3 नंबर का आ सकता है। प्रूव दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, इसे बोलते हैं अपन, ये क्या नाम, विश्राम कोण, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, ये प्रूव करने को आ सकता है, तो मैंने आपको प्रूव करके दे दिया है। यहाँ तो फिलहाल हमने समझा है, प्रूव नहीं किया है, क्योंकि प्रूव करने को कहा ही नहीं हमको।
आगे देखिएगा, ये 2012 में आया, 2014 में आया है। इस बार आप क्या सकता है, संभावना है आने की। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के नियम लिखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में आ सकता है, याद रखिएगा। आपके इस बार 8 नंबर के पेपर में 8 नंबर क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ये एक्सप्लेन लॉज ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के सिद्धांत, घर्षण के नियम लिखिए। देखिए पहला नियम, पिंडों के स्पर्श बिंदु पर घर्षण बल की दिशा संभावित गति की दिशा के ठीक विपरीत यानी कि 180 डिग्री पर होती है। ये सबसे पहला पॉइंट। जिधर मोशन होना, जिधर पॉसिबल है, जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में मोशन की पॉसिबिलिटी है, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट 180 डिग्री पर, जैसे मोशन हो रहा है मान लीजिए इधर, तो फ्रिक्शन होगा इधर, एग्जैक्टली 180 डिग्री पर, ध्यान दीजिएगा। At point of contact of two bodies, the direction of frictional force is exactly opposite, that is 180 degree to the possible direction of motion. मोशन की जो दिशा है, मैं बल की दिशा नहीं कर रहा हूं, बार बार ध्यान से समझिएगा। मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। फोर्स चाहे किधर लग रहा हो, जिस दिशा में मोशन हो रहा है ना, उसके ऑपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी रखी हुई है, ये टेबल पर है, और आपने यू फोर्स लगाया, फोर्स ऐसे लगाया, लेकिन जब बॉडी जिस पे आपने फोर्स लगाया है, ये बॉडी तो ऊपर तो उठ नहीं जाएगी, ये फोर्स इस बॉडी को ऊपर तो उठा नहीं रहा है। इसका काम क्या है, बॉडी को चलाना, स्लाइड कराना। तो बॉडी स्लाइड तो इसके ऊपर करेगी ना, इसके सरफेस के पैरेलल, किधर, इधर। तो इसके ऑपोजिट ये फ्रिक्शन होगा, इधर मूवमेंट, इधर फ्रिक्शन, यानी 180 डिग्री एंगल पर होगा। ये मतलब कहने का है, तो ध्यान रखिएगा। एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू बॉडीज, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज exactly opposite, that is at 180 degree to the possible direction of motion. गति की संभावित दिशा के ठीक विपरीत 180 डिग्री पर घर्षण बल कार्य करता है। ये हो गया पहला नियम। दूसरा देखिए, दूसरा जो है, घर्षण बल स्वसमंजक यानी कि स्वसमायोजक होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी जो 2022 का पेपर आया था उसमें ये चीज डिटेल में पूछी गई है, और मैंने कंप्लीट वीडियो में इस चीज को समझाया है। तो आपको इसको अच्छे से समझने के लिए मेरा वीडियो देखना चाहिए, जिसको मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, जिसमें कि ये फ्रिक्शन का पूरा चैप्टर समझाया, चैप्टर नहीं समझाया, सारे सवाल किए मैं एग्जाम के। तो घर्षण बल स्वसंबंध, ये रूल में आता है। ये मैंने कहा ना, जो घर्षण के गुणधर्म बात चल रही है अपने, घर्षण के नियम, उसमें दूसरा नियम है कि घर्षण बल स्वसमंजक या स्वसमायोजक होता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग। मैं सेल्फ क्यों कह रहा हूँ, कोई बाहर से एडजस्टमेंट नहीं है, अंदर से अपना भी एडजस्ट करता रहता है। जैसे देखिएगा, जो जो आप बाह्य बल बढ़ाओगे, फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप बढ़ेगा, और जब इतना फोर्स लगा देंगे बाहर से कि वो वस्तु चलने की स्थिति में आ जाएगी, यानी कि सरकने की स्थिति में आ जाएगी, उस समय फ्रिक्शनल फोर्स सबसे ज्यादा होता है। ये अपने आप एडजस्ट होता है, सेल्फ एडजस्टिंग है ये। वो ध्यान रखना, ये आ सकता है आपके एमसीक्यू के अंदर कि फ्रिक्शनल फोर्स इज करके 4 ऑप्शन देंगे आपको, जिस ऑप्शन में लिखा हो स्वसमंजक या स्वसमायोजक, और इंग्लिश में ये सेल्फ एडजस्टिंग, वो सही होगा। तीसरा रूल घर्षण का, जो आपको मैं कई बार समझा चुका हूँ इसी वीडियो में, F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, यानी कि घर्षण बल इज इक्वल टू घर्षण गुणांक इंटू अभिलंब प्रतिक्रिया। फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन। इस पे भी एमसीक्यू बन सकता है।
चौथा, घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। भाई जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, आप कहेंगे जितना ज्यादा एरिया होगा कांटेक्ट का उतना ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द कांटेक्ट सरफेस। ये तो केवल उसकी जो सरफेस की नेचर है उस पर डिपेंड करता है। भाई एक नेचर, एक जैसे दो दो संपर्क सतह है जो आपस में कांटेक्ट में है, एक कांच है और एक लोहा है, उस समय म्यू कुछ और होगा। दोनों कांच की सतह होगी तो म्यू कुछ और होगा। एक लकड़ी है, एक पत्थर है, तो म्यू कुछ और होगा। यानी कि जो कांटेक्ट में सरफेसेस है ना, वो किस नेचर की है, वो लकड़ी है कि लोहा है कि पीतल है कि तांबा है कि कांच है, क्या है, उस पर डिपेंड करता है वैल्यू किसकी, ये घर्षण बल की। क्योंकि घर्षण बल जो होता है एफ म्यू इंटू आर होता है, और म्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पर। क्योंकि म्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पर, तो फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पर, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, म्यू आर के बराबर होती है। तो घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यह संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। फ्रिक्शनल फोर्स not depends on area of contact. Frictional force not depends on area of contact surfaces. Instead, it develops on nature of the surface in contact. यानी जो दो सतह आपस में संपर्क में है, उनकी नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का हो या कोएफिशिएंट फ्रिक्शन को वन एंड सेम थिंग, तो ये बदलेगा तभी तो ये बदलेगा। पांचवा, घर्षण गुणांक जिसे हम म्यू कहते हैं, घर्षण गुणांक म्यू का मान तब तक नहीं बदलता जब तक कि संपर्क सतहों में से कोई एक सतह या दोनों ना बदल जाए। अभी जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, अगर वो ही हमेशा कांटेक्ट में रहती हैं, चाहे एंगल बदल जाए कुछ भी हो जाए, अगर सरफेस कांटेक्ट में जो है वही रहती हैं, तो कभी म्यू बदलेगा नहीं। हाँ, उन कांटेक्ट सरफेसेस में कोई एक अथवा दोनों बदल जाए तो म्यू का मान बदलेगा। फिर बोल रहा हूँ, घर्षण गुणांक म्यू का मान तब तक नहीं बदलता जब तक कि संपर्क सतहों में से कोई एक अथवा दोनों ना बदल जाए। इसको अगर मैं देखो इंग्लिश में देखो आप, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू रिमेन्स कांस्टेंट अनलेस एनीवन और बोथ द सरफेसेस इन कांटेक्ट डू नॉट चेंज। अब छठा पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ। डायनामिक फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, गतिक घर्षण स्थितिक घर्षण से कम होता है। सातवां, गतिक घर्षण जो है, ये सॉरी घर्षण बल जो है वो वेग पर निर्भर नहीं करता। अब वेग चाहे 60 किलोमीटर पर आवर हो, वेलोसिटी चाहे 80 हो चाहे 100 हो, उस पर फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। ये 7 नियम मैंने आपको बताए हैं फ्रिक्शन के। आशा है आप लोगों ने उतार लिए होंगे, अदरवाइज मेरा वीडियो को आगे पीछे करके पॉज करके आप उतारेंगे, क्यों ये क्वेश्चन इस बार संभवतः 8 नंबर में आएगा। अब देखिएगा, आपके पास नॉर्मली कोड बुक जो अवेलेबल है मार्केट में दो है, एक तो ऋषभ की है और एक एनके की है। मैं जो बुक 1 है, बी यानी बुक 1, ये ऋषभ वाली है, और बुक 2 है वो एनके वाली है। तो अब तक जो मैंने पढ़ाया आपको पूरी थ्योरी समझा दी है। तो मैंने सवालों की कैटेगरी बना दी है, टाइप। मैंने कुल मिला के आपके लिए 8 प्रकार के सवाल बनाए हैं, 8 टाइप्स के। अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे तो मुझे आशा है कि आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होगी। देखिएगा, टाइप 1 क्वेश्चन, बुक 1 जो है ना ऋषभ की, उसमें एक्सरसाइज जो आपकी है फिक्शन की, उसका क्वेश्चन नंबर 10वां 11वां ये टाइप 1 में आता है। आप सोचो, 1 से 9 क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन सीधा 10वां 11, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे आसान है, ये टाइप 1 में आते हैं। मेरी आपको सलाह है कि जिस प्रकार से आपको बता रहा हूँ आप उसी प्रकार से क्वेश्चन करेंगे किताब के, तो बहुत लाभ में रहेंगे।
स्टेप बाय स्टेप काम होगा। और कहीं दिक्कत आती है मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के दीजिए कि हमारे को ये क्वेश्चन कराइए जरा। तो क्वेश्चन नंबर 10-11 ऋषभ का ये टाइप 1 में आता है। उसी कैटेगरी में अगर देखिए बुक 2 एनके तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आ रहा है। बुक 2 यानी एनके, उसमें एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 24, ध्यान दीजिएगा, तीसरा एग्जाम्पल और 24वां एग्जाम्पल ये टाइप 1 में आता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 29, ये 5 जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, इधर ये 2, कुल 7 क्वेश्चन इस पहली कैटेगरी में मानता हूं मैं। यानी सबसे आसान क्वेश्चन है ये। आप अगर इस प्रकार से करेंगे काम तो अच्छा रहेगा। अब टाइप 2, जो जो टाइप बढ़ रहे हैं ना, क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट होता जा रहा है। टाइप 2 में बुक 1 ऋषभ के अंदर ये 3 एग्जाम्पल करें आप, एग्जाम्पल 1, 3 और 5। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 5, ये टाइप 2 में मान रहा हूँ मैं। उधर टाइप 2 में देखिए काफी है, एग्जाम्पल 1, 6, 10, 22, यानी पहला, छठा, 10वां और 22वां उदाहरण उस किताब का एनके का। और क्वेश्चन नंबर 8, 18 और 28। मैं फिर कह रहा हूँ, आप अगर इस प्रकार से काम करेंगे तो बहुत लाभ में रहेंगे और इसी हिसाब से मुझे आप अपनी समस्या बताएंगे। टाइप 3 बुक 1 के अंदर एग्जाम्पल 2, बुक 2 में एग्जाम्पल 23। टाइप 4 बुक 1 में एग्जाम्पल 4 और क्वेश्चन नंबर 9 और बुक 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 17। टाइप 5 एक ही है इसमें, क्वेश्चन नंबर 15 बुक 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 और बुक 2 में ये एग्जाम्पल 13 और क्वेश्चन नंबर 11। छठा प्रकार सवाल का एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 बुक 1 के अंदर, उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 8। बुक 2 में एग्जाम्पल तो 7वां, 9वां, 15वां एग्जाम्पल है, 7वां, 9वां, 15वां क्वेश्चन है, 9वां, 10वां, 21वां, 22वां। बहुत ज्यादा सवाल है इसके ऊपर। टाइप 8 के अंदर मैंने बुक 1 में एग्जाम्पल 10 है और बुक 2 के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं है। जो मैंने टाइप बनाई ना, उसमें पहली बुक के अंदर उदाहरण नंबर 10 है और उस प्रकार का कोई सवाल इसमें नहीं है। फिर टाइप 8, ये 6 थी, ये 7 थी, 8 है। छठा एग्जाम्पल ये टफ है, इंपॉर्टेंट भी है, बुक 1 का छठा एग्जाम्पल और बुक 2 का 25वां एग्जाम्पल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पूरी थ्योरी समझाई है फिक्शन की और आशा करता हूँ कि आप लोग नोट्स बना के इसको याद करेंगे, क्योंकि इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में और आपको मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी समझाई है। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।